नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज 15 से लेकर 21 फरवरी तक जितना भी हमारा पीआईबी न्यूज का बाकी रहा था उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे आप में से विद्यार्थी हैं कि जो कि ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि सर ये बताइए कि पीआईबी हमको कितना हेल्प करने वाला है। क्या आप लोगों ने कभी डायनेमिक अप्रोच का नाम सुना है? डायनेमिक अप्रोच मीन्स हम लोग जब भी किसी टॉपिक को सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं किसी अदर सब्जेक्ट के साथ में, उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सभी के साथ में। तो डायनेमिक अप्रोच जो है ये पीआईबी देता है। तो जो हमारा सेशन पेंडिंग था फरवरी का उसको आज हम लोग लेने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज इतना इंपॉर्टेंट सेशन है कि एक स्टेट जो कि अब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 15 से लेकर 21 फरवरी तक के पीआईबी न्यूज एनालिसिस को। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस और पीडीएफ जो है वो आप लोगों को यहां पर अवेलेबल हो जाती है। टॉपिक्स क्या है आज हमारे डिस्कशन के? डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू कट डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट भारत का इतना ज्यादा है कि आज हमारे फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ चुकी है कंपेयर टू अदर सेम जीडीपी ऑफ कंट्रीज के। तो हम लोग जो है इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमको इंपोर्ट कम करना है। तो फ्यूल जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर हम लोग कहें कि आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स को लेकर हम लोग काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 10 करोड़ का जुर्माना जो है लगाया गया है उम्र कैद के ऊपर, और उत्तराखंड के अंदर नया एंटी चीटिंग एक लागू जो है कानून वो लाया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जाती है हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी 20 राज्यपाल जो है 20 गवर्नर्स उनको फेरबदल किया गया है। कुछ जो है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर ट्रांसफर किया गया है और कुछ को जो है वो नया न्यूली जो है वो अपॉइंट किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी, मतलब धूम मचा रखी है इसने, क्या वाकई में ये लोगों की नौकरी खा जाएगा चैट जीपीटी, देखेंगे। फिर हम लोग पाएंगे कि यूनियन ऑफ 100 स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ, 100 राज्यों का संघ, भारत में कई छोटे राज्य क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास में राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो कि यूरोप के कई कंट्रीज, 2-3 कंट्रीज को मिला लीजिए कि एक पूरा का पूरा स्टेट बन जाता है। तो चलिए जानेंगे हम लोग आज इन टॉपिक्स के बारे में। और सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि जम्मू एंड कश्मीर के राइसी जो क्षेत्र है, रियासी जिस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, वहां पर लिथियम जो है वो मिला है। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर इस पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी और एफ चार जो है वो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 4 ब्लॉक्स होते हैं, उनमें से जो एस है, ठीक है, एस ब्लॉक है, उसका एक एलिमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं लिथियम, है ना। जैसे हेलिना की रब से फरियाद, तो सोडियम हाइड्रोजन इनके बीच में आता है, लगभग 3 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एस ब्लॉक के अंदर सबसे पहला ही जो है कॉलम वो लिथियम को शो करता है। और लिथियम जो है एक मेटल होता है, ये भी ध्यान रखिए, लिथियम जो है वो एक मेटल है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन से अगर वो रिएक्शन करने लगेगा तो उसका फॉर्म चेंज होने लगता है। लेकिन ये लिथियम जो है मैक्सिमम बैटरीज के अंदर यूज आता है, हमारे पास में है नहीं। इंडिया में बहुत कम जगह जो है वो मिलता है, खासतौर पर मिलता ही नहीं है, लगभग 90% जो है वो हम लोग इसका इंपोर्ट करते हैं। और अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसके सबसे बड़े जो कहते हैं कि हम लोग को माइंस जो है वो मिली हैं। तो लिथियम ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होते हैं, और अब भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हो सकता है कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले के अंदर जो है वो मिला हो। तो ये बेसिक जो है वो लिथियम के बारे में हम लोगों ने जाना है, और देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंड, अदर पोटेंशियल साइट्स इन इंडिया, स्टेटस ऑफ इंडिया, ये तमाम टॉपिक जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। लिथियम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड lithium infrared resources of about 6 million tons in Salal Hamana area of the Riyaisi district of Jammu and Kashmir। 6 मिलियन टन, समझ रहे हैं आप लोग, 6 मिलियन टन बहुत बड़ा, ये पता लगाया जा रहा है कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो है ये भंडार हो सकता है। लिथियम और गोल्ड सहित 51 खनिज ब्लॉक जो है राज्य सरकार को सौंपे गए हैं। टोटल 11 ब्लॉक्स जो है वो
वहां पर सौंपे गए हैं। और आप लोगों ने सिल्वर का नाम सुना होगा, सिल्वर मतलब चांदी, तो चांदी के साथ में लिथियम जो है ये भी एक बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे आप लोगों ने सीसा जस्ता ये सुना है, सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता के साथ में सिल्वर मिलता है, और सिल्वर जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनके साथ में भी चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं लिथियम जो है वो यहां पर पाया जाए। तो अब होगा क्या, इसका वैल्यू क्या होगी कि आयात की आवश्यकता जो है, रिड्यूस द नीड ऑफ इंपोर्ट, जो है इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। तो रिचार्जेबल जो बैटरीज होती है उसके अंदर बहुत गजब तरीके से जो है वो काम में आने वाला है ना। और हम लोग विश्व के दूसरे देशों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि गजब की बेइज्जती है यार, समझ रहे हैं आप लोग। तो बहुत गजब का प्रोडक्ट जो है वो हम लोग को मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। इससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो है वो भी बूस्ट करेगी, और जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो चुके हैं। आर्टिकल 370 के हटने के बाद में, जब 5 अगस्त 2019 को रिवॉक किया गया था, वहां से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वहां से रिवॉक ऑलरेडी हो चुका है। तो इन दीज कंडीशन अब जो है वो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, इकोनॉमी को। क्लीन एनर्जी को जो है हम लोग टारगेट कर पाएंगे, जैसे कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनको 2030 तक हम लोग को अचीव करना है। तो बहुत सारे जो है वो हम लोग को इसमें गोल को अचीव करने में हेल्प कर पाएगा। एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन करने के लिए इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर बैटरीज यूज होती है, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बैटरी स्वैप पॉलिसी भी लाई गई थी 2021 के अंदर, उसमें भी काफी हेल्प ये करने वाला है। राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में जो है वो बहुत सारे बेल्ट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं जो पेग्मेटाइट होता है, पेग्मेटाइट मींस जानते हैं आप लोग, आयरन जिसके अंदर होता है Fe2O3, Fe2 जो जिसमें होता है, इग्निशियस जो रॉक्स जो होती हैं उन साइट्स के अंदर ये पोटेंशियल है कि वहां पर लिथियम जो है मिलेगा। माइका की जो बेल्ट होती है राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी वो मिल सकता है। सांभर, पचपदरा राजस्थान की जो नमकीन, और गुजरात का कच्छ का रण जो है, ये ऐसी साइट्स हो सकती हैं जहां पर अदर पोटेंशियल है कि लिथियम वहां पर मिल सकता है। अगर हम लोग और अच्छे तरीके से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये डिपार्टमेंट इसको अच्छे से सर्च करे तो हो सकता है कि इट में भी पॉसिबल कि ये मिल जाए। फिर स्टेटस ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू दीज क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज, इंडिया इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑफ द नीड्स फॉर रेयर अर्थ मेटल एंड ऑफ लिथियम। तो मतलब देखिए, कोबाल्ट है, लिथियम है, इसका ऑलमोस्ट हम लोग पूरा का पूरा जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और खास तौर पर चाइना से हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। और चाइना से इंपोर्ट करने की समझ रहे हैं आप लोग, चाइना वैसे ही हमारे ऊपर जो है वो बहुत हावी होता है इस चीज को लेकर कि हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। तो उनमें से इंडिया भी एक है, लेकिन घबराइए मत, हम लोग जो है एक दिन चाइना को जरूर पीछे छोड़ेंगे इस मामले में। India's demand for these critical resources has risen six-fold in the last 5 years as it tries to be electronic and solar manufacturing hub. तो पिछले 5 सालों में 6 गुना जो है वो डिमांड इसकी बड़ी है। इस महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए भारत की मांग के पिछले 5 वर्षों में 6 गुना जो है वो बढ़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर बहुत ज्यादा लिथियम जो है यूज आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनपुट पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो लिमिट अब लग जाएगी लिथियम को लेकर। तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एवर लिथियम डिपॉजिट साइट वाज फाउंड इन द इग्निशियस रॉक लोकेटेड इन द मारल गल्ला अल्लापट्टना क्षेत्र में स्थित जो इग्निशियस रॉक है वहां पर भारत का पहला लिथियम जो है वो पाया गया है, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करें थर्मोन्यूक्लियर की, तो थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशंस 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के एक्ट के अंतर्गत लिथियम को एक जो है वो बेसिक यानी कि प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस जो है वो माना गया है, एक बेस मेटल जो है, बेस सब्सटेंस जो है वो माना गया है। और जितने भी जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो लिथियम की खोज को बहुत अच्छा मान रहे हैं, और डोमेन में लिथियम की खोज की अनुमति जो है वो कौन देता है, ये पूरा का पूरा परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत जो है लिथियम की खोज की अनुमति मिलती है। अब लिथियम क्या है, तो लिथियम इज ए सॉफ्ट सिल्वर मेटल है, एक नरम चांदी की धातु है। इसका घनत्व सभी धातुओं से सबसे कम होता है। यह पानी के साथ में जो है तीव्र क्रिया करता है, ठीक है। किसके साथ में क्रिया करेगा, मोस्टली ये पानी के साथ में बहुत जल्दी क्रिया करता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये जो है बहुत तीव्र गति से, जैसे सोडियम होता है ना, सोडियम तो बहुत ज्यादा हवा के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, उतना तो नहीं है, लेकिन ये पानी के साथ में बहुत जल्दी जो है वो तीव्र क्रिया करता है, ठीक है। ग्रीन बुशेस यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक खदान है, माइंस है, वहां पर सबसे ज्यादा लिथियम जो है
वो उत्पादित होता है और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर जो है पूरा का पूरा विश्व में लीडर है। लिथियम मुख्य रूप से ब्राउन पूल यानी कि चिली के अंदर उत्पादित होता है, वहां से निकलता है, ऑस्ट्रेलिया से निकलता है। तो चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर देश कौन सा है? चिले, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे है अर्जेंटीना। अब एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले बैटरीज में यूज करेंगे हम लोग, जो रिचार्जेबल बैटरीज है वहां पर काम में आता है और इसका वजन कम होता है, इसकी केमिकल कैपेसिटीज जो है वो ज्यादा होती हैं, इसलिए ज्यादा काम में लेते हैं हम लोग। फिर ग्लास और सेरेमिक इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग इसको काम में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग को जरूरत होती है किसकी? हम लोग को जरूरत होती है कि ट्रांस थर्मल स्टेबिलिटी की जो है जरूरत होती है। तो फिर वहां पर इसको इंप्रूव करने के लिए सेरेमिक इंडस्ट्रीज में काम में आता है। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है तो काफी हल्का है वजन के अंदर, इसलिए जो अलॉयज होते हैं वो इसकी ही बनाए जाते हैं, लिथियम के। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर इसको हम लोग काम में ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है के कारण लिथियम का जो है इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज लेते हैं। लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट हम लोग यूज ले सकते हैं। लुब्रिकेंट देखिए कहां पर वर्क आता है, जैसे लुब्रिकेंट हम लोग कहें मशीनरीज के अंदर लुब्रिकेंट्स वर्क आते हैं, जहां पर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स वो फ्रिक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ में, और उनके फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन को काम में लेते हैं। और वहीं पे जैसे मशीनरीज के अंदर लुब्रिकेशन, एज ए लुब्रिकेशन लिथियम जो है वो काम में आता है, ठीक है। हीलियम कोर बर्निंग जो है लिथियम प्रोडक्शन इज कॉमन अमंग लो मास सन लाइक स्टार ड्यूरिंग देयर हीलियम कोर बर्निंग फेज। तो बेसिकली जैसे आप लोग देखते हैं स्टार्स के अंदर भी जब उनके अंदर क्या बर्निंग्स होती हैं, तो लिथियम जो है उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अबाउट हम लोग देखें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इट इज एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर स्थित है। 1851 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था टू फाइंड कोल डिपॉजिट्स फॉर रेलवे। ये बेसिकली जितना भी रेलवे के लिए कोयला जमा है उसको खोजने के लिए इसको स्थापित किया गया था उस टाइम पर। लेकिन अब जो है वो जियो साइंटिफिक एरियाज के अंदर जो है एक्टिविटीज के लिए एजेंसी काम करने लग गई है। तो ये फैक्ट बहुत हमारे लिए अच्छा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के भंडार जो है वो पाए गए हैं। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर नया जो है वो एंटी चीटिंग लॉज जो है वो लाया गया है। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रोविजन ऑफ द एंटी चीटिंग लॉ। यूपी के हम लोग बात करेंगे एंटी चीटिंग लॉ के बारे में, जो कि 1992 के अंदर बनाया गया था। तमाम घटनाक्रम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग अंतिम तक बने रहना। देखिए एंटी चीटिंग मतलब कि वहां पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे फेमस स्टेट्स हैं जहां पे बार बार एग्जाम के पेपर्स लीक हो जाते हैं। इसलिए वहां पर एक अध्यादेश लाकर, एक पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस लाकर एक कानून बनाया गया है जिसमें 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। और राज्यपाल ने इसको क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। तो सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो है वो ये 10 करोड़ रुपए ही था कि यार इतनी गजब की रकम जो है रखी गई है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन हो रहा है। तो 10 करोड़ रुपए अगर कोई चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए का चार्ज उस पर लगाया जाएगा। सरकार के लिए भी सवाल है कि आप रिक्रूटमेंट, अब मान लीजिए कि चीटिंग करने की नौबत तक पहुंचा क्यों? पहली बात तो ये, वो मानसिक रूप से कमजोर था, पढ़ाई में जो है इतना होशियार नहीं था, तब जाकर वो जो है वो क्या पहुंचा? चीटिंग के लिए पहुंचा। ये इसका एक प्राइमरी आप लोग देख रहे हैं कॉज। इसका बेसिकली रूट कॉज कहां पर है? कोई भी स्टूडेंट है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड बेस इतना मजबूत नहीं हुआ है जिसके कारण उसको अब चीटिंग करने की जरूरत पड़ रही है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि आप एग्जाम टाइम पर नहीं कराएंगे, 2-3 साल में एक बार कराएंगे, रिजल्ट 3-4 साल में निकालेंगे और 7-8 साल तक जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। वो वैसे थक जाता है, बोले यार मरो या करो वाली स्थिति आ जाएगी ना, तो चीटिंग के ऊपर आ जाता है। दोनों के लिए ही होना चाहिए। पेपर लीक होता है तो सरकार के ऊपर लगा दो 10 करोड़ जुर्माना, और अगर स्टूडेंट लीक करता है, मतलब वो कहीं से चीटिंग करता पाया था, तो स्टूडेंट के ऊपर लगाइए जो भी चीटिंग करता है। दोनों के लिए ही बात है ना। तो मान लीजिए कि अब सरकार के ऊपर भी तो है कि जैसे पेपर आपने डिक्लेयर कर रखा है कि हम लोग हर साल पेपर कराएंगे, नहीं कराते जुर्माना लगा दो उसके ऊपर। हो सकता है ना, मे बी पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता भाई? जनता के ऊपर ही क्यों, सरकार के ऊपर भी हो सकता है। लगाइए इनके ऊपर, खजाने खाली कीजिए इनके। उत्तराखंड में 2016 से कई पेपर जो है लीक के खिलाफ गिरफ्तार के आंदोलन हो रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलते हैं, ठीक है।
राज्य सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए सार्वजनिक परीक्षा, सरकार द्वारा संचालित स्वायत्त निकाय और राज्य सरकार के अनुदान से संचालित प्राधिकरण, निगम और संस्थान जो है एग्जाम करवा रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है 10 करोड़ रुपए तक का जो है जुर्माना लग जाता है। 3 साल तक की कैद, देखिए 3 साल तक की कैद और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो दंडित किया जा सकता है। ठीक है। और कोई इसके अंदर पूरा गिरोह पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माने की रकम जो है और भी ज्यादा कड़ी है इसके अंदर। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता, परीक्षा के लिए अनुचित या आदेशित करता है, परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंधन, यानी कि तमाम ये सारी की सारी जो लिस्ट दी गई है, इस तरफ दी गई है, हिंदी में भी दी गई है, अगर ये करता है तो 10 साल की सजा जो है उसको दी जाएगी, आजीवन कारावास तक वो बढ़ सकती है। चार्जशीट की तारीख से 2 से 5 साल के लिए प्रतिबंध उसको कर सकते हैं। सजा 10 साल के लिए हो सकती है। सभी जितनी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन एग्जाम, उसको डिबार्ड कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। सरकार टाइम पे एग्जाम नहीं लेती है, उसके ऊपर जुर्माना लगा दो, है ना। और अगर चीटिंग होती है तो फिर इनको पकड़ो, इनके ऊपर लगाओ। कोई स्टूडेंट चीटिंग करता है या कोई पूरा का पूरा गिरोह है तो फिर इनको पकड़ो, इनको जेल में डालो। तो दोनों तरफ से काम होना चाहिए बराबर, है ना। तो यूपी का एंटी चीटिंग लॉ जो है 1992 वो क्या कहता है कि 1980 के दशक के अंत में, 90 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षाओं के पेपर जो है वो अक्सर लीक होते थे। सभी गैंगस्टर्स इसमें मिले हुए होते थे। तो कल्याण सिंह की सरकार उसमें थी, अब तो इनका जो है देहांत हो चुका है कल्याण सिंह का। तो उन्होंने जो है इस कानून को पारित किया था। और कल्याण सिंह जो थे वो बाबरी मस्जिद के समय ही यूपी के मुख्यमंत्री थे और एक आरोप जो है इनके ऊपर भी लगा था। और फिर बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी बना दिए गए थे, गवर्नर। तो गवर्नर के पद पे थे तो उस समय तो इनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे गवर्नर के पद से हटे उसके बाद में कई कार्यवाही इनके ऊपर हुई, लेकिन फिर बाद में क्लीन चिट इनको दे दी गई थी। स्कूल और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर जो नकल हो रहे थे, उनको नकल से बचने के लिए जो है वो क्या किया कि छात्र को हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। अब देखिए इशू विथ एकेडमिक चिटिंग कॉपिंग क्या होती है। कॉम्प्रोमाइजिंग मेरिट मतलब योग्यता से समझौता करना। ठीक है। फिर अनफेयर एडवांटेज, डिस्करेज हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत को जो है, एक विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर रहा है दूसरी तरफ, है ना, और एक दूसरा जो है वो पैसे दिए और पास हो गया, तो वो अब जो है जो कड़ी मेहनत करने वाला है उसको डिसअपॉइंटेड वो कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है। लेक ऑफ पर्सनल ग्रोथ, दिस में लीड टू ड्रॉप आउट्स, तो ड्रॉप आउट जो है वो इससे हो सकता है। बेनिफिट क्या है इस लॉ के बनने के बाद, शिक्षा व्यवस्था जो है, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा दुरुस्त हो पाएगा। ठीक है। धोखा देने वाले को, जो जितने भी चीटिंग करते हैं उनको हतोत्साहित करेगा, डिस्करेज करेगा, कंपेयर टू जो मेहनत करने वाला है उसको लेकर। जितनी भी एजुकेशनल क्वालिटीज हैं वो बढ़ेंगी, एकेडमिक्स के अंदर जो है वो विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ में एथिकल बिहेवियर जो है उसको भी एनकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है। तो ये जो उत्तराखंड ने लॉ बनाया है ये वाकई में काफी तारीफे काबिल है, लेकिन इसमें अब जो है इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। देखिए कानून बनने से कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक देश ऐसा है जहां पर सभी अच्छे लोग हैं, तो बताइए वहां पर क्या कानून की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर बुरे लोग रहते हैं वहां पर क्या कानून की जरूरत है क्या? नहीं, वहां पर भी कोई कानून की जरूरत नहीं, क्योंकि कानून को मानने वाला कोई नहीं है। इसलिए कानून की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर थोड़े अच्छे थोड़े बुरे लोग रहते हैं, कानून की जरूरत वहां पड़ेगी। तो इसलिए बात सीधी सीधी बात यह है, घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, कि सिस्टम के अंदर शुरुआत जो है सुधार होना चाहिए, जो है उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसमें सुधार करो ताकि हर चीज जो है वो सुधार हो जाए। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है वो हम लोग देखेंगे और नए राज्यपाल जो है बनेंगे। और अगर आप लोगों को पूछा जाए कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड अगर कोई पोस्ट है तो फिर वो कौन सी है, कंट्रोवर्शियल पोस्ट वो कौन सी है? राज्यपाल की है, गवर्नर की है। ठीक है। चलिए, क्योंकि राज्यपाल को एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कठपुतली के तौर पर हम लोग देखते हैं और कोई खासा काम नहीं है। और बहुत सारे, जैसे हम लोग कहते हैं कि 1969 का एक राजमन्नार आयोग था, है ना, राजमन्नार एक आयोग था तमिलनाडु का, उसने तो रिकमेंडेशन ये भी दे दी थी कि क्यों ना गवर्नर के पोस्ट को खत्म कर दिया जाए, कोई जरूरत ही नहीं इसकी। और इसके लिए 1983 में सरकारिया कमीशन गठित किया गया था, वो भी बनाया गया था। उसने भी कहा कि बेसिकली गवर्नर जो है वो एक तरीके से कठपुतली की तरह काम कर रहा है। पुंछी आयोग जो है, पुंछी कमीशन, उसने तो कहा था कि भाई आप जो है इसको पोस्ट को जो रिक्रूट करो कॉलेजियम के आधार पर करो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी सेकंड, वो भी इसके बारे में कह रहा है। तो हमेशा कंट्रोवर्शियल पोस्ट जो है वो गवर्नर की रही है। ठीक है। चलिए देखते हैं।
12 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख में नए राज्यपाल जो है वो बनाए गए हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई है, राज्यपालों का ट्रांसफर हुआ है। इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 153। इसके तहत कहा गया है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, तो लिख दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। और ध्यान रखिए कि जब भी एक राज्यपाल का दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है तो वापस उसको ओथ, शपथ जो है वो लेनी पड़ती है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है कि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और प्रेसिडेंट जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, उसके आधार पर जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं, लेकिन उसकी जो अवधि होती है, कार्यकाल, टेन्योर, वो 5 वर्ष का होता है। 5 ईयर जो है ये प्लान है कि 5 ईयर के अंदर 5 साल सरकार चलेगी, 5 साल गवर्नर अपॉइंट करेंगे, वो पूरी की पूरी खबर जो है राज्य सरकार की वो केंद्र के पास में पहुंचाता रहेगा। ठीक है। Since the President acts on the ad and advice of the PM and the Union of Council Minister, तो जब भी इनकी अपॉइंटमेंट होती है तो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इनके रिकमेंडेशन पर ही इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाती है। अगर हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करें तो द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव कंप्लीट ऑफ 35 ईयर। तो 2 योग्यताएं जो है वो उल्लिखित हैं आर्टिकल 157 के अंदर, कि पहली तो कौन सी है? पहली तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि 35 ईयर एज जो है वो उसने कंप्लीट कर ली हो। कंडीशन ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 158 वो ये कहता है कि कोई भी जो है राज्यपाल वो कभी पार्लियामेंट का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कभी मतलब जिस टाइम पर उसको राज्यपाल अपॉइंट किया जा रहा है उस टाइम पर, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो है वो क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर। ठीक है। तो द पोजिशन ऑफ गवर्नर इज एनवीगेटेड, मतलब तो वो बेसिकली क्या होता है, पॉलिटिकल हेड जो है उसके रूप में नियुक्ति की गई है। तो आर्टिकल 163 जो है वो बेसिकली क्या बात करता है कि जितना भी मंत्री परिषद है वो जो सलाह देने के लिए है राज्यपाल को, वो सलाह देगा और राज्यपाल इसकी सलाह को मानेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी राज्यपाल को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो भी प्राप्त होती हैं। अब राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी पारित विधेयक होते हैं उन पर सहमति वो जो दे देता है राज्यपाल, कुछ सहमति को रोक भी लेता है, लेकिन जैसे मनी बिल होता है तो उनको आवश्यक रूप से वो क्या करता है, पास कर देता है। ठीक है। जब भी कोई बहुमत साबित होता है, मेजोरिटी साबित करनी होती है, तो राज्यपाल के सामने जो है फ्लोर टेस्ट होता है और राज्यपाल एक समय देते हैं, लिमिट, कि भाई इतने टाइम में आपको मेजोरिटी जो है वो शो करनी है। तो उस टाइम में जो है लगभग 1 महीना, 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन, ये राज्यपाल की एक डिस्कशनरी पावर है जिसमें वो अपने मेजोरिटी जो है सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करें एनालाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस ओवर द ईयर। दशकों से राज्यपाल को जो है एक कहते हैं कि ये बेसिकली पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करता है। मतलब पहले से तो पॉलिटिकल रह चुके हैं, अब राज्यपाल बना दिया तो क्या हुआ, उनके अंदर जो है वो पॉलिटिकल माइंडसेट तो है ही। तो केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में जो है वो काम करता है। राज्यपाल राजनीतिक नियुक्ति जो है वो हो गए हैं। राज्यपाल केंद्र के अलावा किसी के प्रति जो है जवाबदेह नहीं है। राज्यपाल पर महाभियोग का कोई भी जो है इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोसेस नहीं है। अब जैसे सरकारी आयोग की हम लोग बात कर रहे थे, तो सरकारी आयोग है या फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या नेशनल कमीशन जो है उनकी बात करें। ठीक है। तो सरकारी आयोग तो ये भी कहता है कि जब भी किसी राज्यपाल को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे एक बार एडवाइस ले ली जाए कि वाकई में ठीक है, हटाई जाए तो एडवाइस ली जाए। और ये कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसी राज्य का नहीं होना चाहिए, सरकारी आयोग ये कहता है। ठीक है। 6 महीने सहमति देने के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक जो है आरक्षित करने के लिए इनको क्या है, एक पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त है। पुंछ आयोग की हम लोग बात करें 2007 की, तो राज्यपाल को पद से हटाने के लिए जो है ये कहा गया कि पद से जब हटाएं तो जो है महाभियोग, इम्पीचमेंट को आप लोग वहां पे लागू करें। तो एमएम पुंछी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। 2 और व्यक्ति थे, एक तो विनोद गुप्ता और एक व्यक्ति और थे पुंछ आयोग के अंदर। कुल 3 व्यक्ति इसके अंदर शामिल थे। बस कंक्लूजन की बात यही है कि ये जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट है इसको नॉन कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। राज्यपाल के लिए जो है, जैसे राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होते हैं, करवाइए इलेक्शन राज्यपाल के लिए भी, है ना। कंक्लूजन में यही है। और इसको कार्यकाल जो है, एक इसका जो टेनर होता है राज्यपाल का, वो एक फिक्स कर दिया है कि भाई 5 साल तक रहेंगे। अगर हटा जाता है तो फिर वापस से इम्पीचमेंट जो है वो लगाइए, फिर इनको करिए। तो बहुत सारे जो है सुधार करने की जरूरत है। तो राज्यपाल कंट्रोवर्शियल पोस्ट जो है वो बन चुकी है। ठीक है। मतलब जो ज्यादा बोले पॉलिटिकल पार्टीज में उसको राज्यपाल बना दो, सीधी सीधी बात है।
जैसे अभी रिसेंटली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर गुलाब चंद कटारिया जो कि काफी धाकड़ नेता रहे थे और हमेशा सरकार के ऊपर बहुत कटाक्ष करते थे, इनको उठा के राज्यपाल बना दिया है असम का। तो हमेशा ऐसा ही होता है, जो भी कोई ज्यादा कहते हैं कि फड़फड़ाते हैं, नाटक करते हैं, उनको राज्यपाल या राष्ट्रपति बना दो। प्रणब मुखर्जी की बात क्या है? प्रणब मुखर्जी कोई छोटे मोटे नेता थे क्या? बहुत बड़े नेता थे ये, लेकिन फिर भी इनको क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है, चलिए चैट जीपीटी की हम लोग बात करेंगे। धूम मचा रखी है भाई चैट जीपीटी ने। ठीक है, चलिए, तो चैट जीपीटी ग्रामीण भारत में जो है वो मदद कर सकता है। देखेंगे किस तरीके से मदद कर सकता है, देखेंगे क्या है चैट जीपीटी। ठीक है, चैटबॉट क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर ओवरकम लिमिटेशंस हम लोग देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, एक भाषी भाषिनी जो है वो मिशन के बारे में देखेंगे, फिर भाषा दान के बारे में हम लोग देखेंगे। तमाम चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। जैसे एलेक्सा बताओ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, एलेक्सा उधर से जवाब देती है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये क्या है? ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप घर में एंटर होते हैं, घर के एसी वगैरह चालू हो जाते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ, लेकिन बात यह है कि एलेक्सा से जो सवाल पूछे, वो एलेक्सा से जब सवाल पूछे तो ऐसे सवाल पूछे जो वाकई में वैलिड हो, है ना। अजीबोगरीब सवाल पूछेंगे तो फिर वो अजीबोगरीब जवाब देने लग जाएगी। क्यों? कारण क्या है? यही तो डिफरेंस है एक ह्यूमन सेंस के अंदर और एक मशीन सेंस के अंदर, क्योंकि जो हमने उसमें फीड किया है वो वहीं तक ही जवाब दे सकती है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करती है कि जब कोई भी मशीन है वो एक इंसान की तरह काम करने लग जाती है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग जो है काउंट करने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही क्या है, चैटबॉट है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक सर्च इंजन है। द टेक्नोलॉजी फंक्शंस by leveraging extensive data to learn how to respond to user prompt in a human like manner, providing information similar to a search engine। यानी कि बस बोलो और अपना आंसर जो है वो प्राप्त करो, हर चीज जो है ये। तो चैटबॉट क्या है? चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चैट के माध्यम से उपयोगकर्ता के साथ मानव जैसी बातचीत का अनुकरण करता है। चैट जीपीटी आधारित चैटबॉट ग्रामीण भारत की कई तरह से मदद कर सकता है, जानकारी तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जैसे एजुकेशनल है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारी सरकारी स्कीम है। हाल ही में एक डेमो में चैटबॉट ने पीएम आवास योजना पर एक प्रश्न का सहजता से जवाब दिया, जो एक वॉइस नोट के माध्यम से किया गया था। सेवाओं तक पहुंचने में सुधार जो है वो इंप्रूव एक्सेस टू सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, अदर जो सर्विसेज है, उनको लोगों तक पहुंचाने में जो है चैटबॉट मदद कर सकता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं रेलवे के अंदर चैटबॉट काम करता है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए कि ये ट्रेन जो है कहां से कहां तक जाएगी, कितने समय में जाएगी, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, सब जो है जवाब देता है वो। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग लैंग्वेज सपोर्ट। सबसे पहला बात तो ये है कि जो भी लैंग्वेज, जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप बात करेंगे, उस रीजनल लैंग्वेज में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, तो भाषानी दान मिशन के माध्यम से भाषाओं को जो है जोड़ा जा रहा है। फिर हम लोग बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो इसकी मदद से जो है वो साक्षरता बढ़ावा देकर ग्रामीण निवासियों के बीच रहा जो है बचत को प्रोत्साहित करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, और भी यूजफुल बना सकते हैं। सरकारों को अभी तक भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक मंच जो है वो निर्माण करना है। ये इसके थोड़े ओवरकम्स हैं। ठीक है, ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिजिटल डिवाइड का भी रेशो जो है वो 48 है, 100 to 48। मतलब 100 लोग हैं उनके पास में 48 ही जो है वो डिजिटलाइज लिटरेट जो है वो है। ठीक है, सस्ती तकनीक तक पहुंच को सक्षम करना है। देखिए टेक्नोलॉजी जो है, अगर पैसा कम हो तो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए कोई व्यक्ति, यही जो है टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी को महंगा कर दिया तो आम आदमी के पहुंच से वो बाहर हो जाएगी। कंक्लूजन है कि चैट जीपीटी आधारित चैटबॉट सूचना और सेवाओं तक पहुंच करके ग्रामीण निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है, जो अन्यथा प्राप्त जो है करना मुश्किल है। फिर भाषिनी मिशन में देखिए, तो भाषिनी मिशन बेसिकली क्या है, जो माईटी है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इसकी एक टीम वर्तमान में व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट का निर्माण कर रही है, जो प्रश्नों के उत्तर और जवाब देने के लिए चैट जीपीटी द्वारा उत्पन्न जानकारी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक मिशन जो है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया जा रहा है, ताकि डिजिटल सेवाओं को मैक्सिमम जो है वो हम लोग गांवों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक, सभी भाषाओं की जो है वो पहुंच बन सके। ठीक है, तो यह सार्वजनिक डोमेन में भारतीय एमएसएमई स्टार्टअप और इनोवेटर्स को एआई आधारित संसाधन भी जो है वो प्रदान करेगा। अब भाषादान क्या है? भाषादान बेसिकली बहुत इजी है, अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया है तो यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भाषिनी परियोजना के हिस्से के रूप में कई भारतीय भाषाओं में वॉइस डेटा सेट को
क्राउड सोर्स करना है। परियोजना की वेबसाइट पर लोग 3 प्रमुख तरीकों से योगदान कर सकते हैं। ठीक है, अलग-अलग तरीके हैं जहाँ पर वो मदद कर सकते हैं भाषादान में। जैसे मान लीजिए कि आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज को वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूरा का पूरा आप जो है वहाँ पर लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत में छोटे राज्य होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सबसे बड़े इसके पीछे तर्क यही है कि उससे अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और राजनीतिक जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो बड़े अच्छे से लिए जाते हैं। तो क्या वाकई में जो बड़े राज्य हैं उनके अंदर छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाएँ या राज्य ही छोटे-छोटे बना दिए जाएँ? जैसे राजस्थान के क्या 2 राजस्थान हो सकते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या छोटे-छोटे हम लोग 2 राज्य बना दें इनके? ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं वाक़ई में क्या कोई कॉन्क्लूज़न निकल के आता कि नहीं निकल के आता। नए राज्यों के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों को की माँग हमेशा खबरों में रही है। हाल ही में टिपरा मोर्चा पार्टी ने ग्रेटर टिपरालैंड के एक अलग से राज्य की जो है वो माँग की है। ठीक है? रिक्वायर्ड क्या है? आर्थिक दक्षता में सुधार, इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड परफॉर्म बेटर देन एमपी एंड बिहार। ठीक है? तो जो छोटे राज्य हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है 10 ईयर 5 ईयर प्लान के अंदर जो है 10th 5 ईयर प्लान में काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। तो हमारे पास में एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं कि छोटे-छोटे राज्य जो हैं उन्होंने वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े राज्य जो हैं उनके अंदर पूरा कंट्रोल जो है पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता है। ठीक है? तो इस बात के पर्याप्त जो है प्रमाण है कि छोटे राज्य ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए यूपी एक अलग देश होता तो यह अलग देश मतलब अलग राज्य, स्टेट की बात है। ये राज्य लिख लीजिए। राज्य होता तो यह जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य होता। अच्छा देश होता तो, है ना? अगर देश भी होता तो कंट्री भी होता, तो देखिए चौथा सबसे बड़ा कंट्री होता। तो देखिए इतना बड़ा यूपी का एरिया है। लेकिन प्रति व्यक्ति जो है वो जीडीपी केन्या की इक्विवेलेंट है। अब देखिए कहाँ भारत और कहाँ केन्या। लेकिन फिर भी जीडीपी एक अफ्रीकन कंट्री के बराबर जो है भारत के एक स्टेट की जीडीपी वहां से एक उसके इक्विवेलेंट बताई जा रही है। ठीक है? भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता शासन को जो है आसान बनाती है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या करती है उसको और इम्प्रूव करती है। जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बात करते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूव जो है वो होता है। फिर क्या इसमें जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अधिक राज्यों का निर्माण अधिक अंतर्राज्यीय विवादों के जो है बराबर है। मतलब बहुत सारे राज्य बन जाएंगे तो उसमें डिस्प्यूट भी बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो उसमें बन जाएंगी। तो इनसे कैसे निपटा जाए? फिर जैसे तेलंगाना ने कृष्णा ट्रिब्यूनल के लिए निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा, मतलब वापस से रिव्यू करने के लिए कहा। तो मतलब अगर छोटे-छोटे राज्य बन जाएंगे तो हमारे पास में बहुत सारे जो है वो इसके कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, बहुत सारे इसके विपरीत परिणाम भी जो है वो निकल कर आ सकते हैं। ठीक है? मतलब उस समय अगर हम लोग राज्य बना भी देते हैं तो कानून और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। छोटे राज्य के निर्माण से स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं होता है ना? मतलब अगर हम लोग देखें कि पॉलिटिकल जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों ने अगर छोटा बना दिया है तो वहां पर होगा ही होगा, ऐसा जो है रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। ठीक है? इसके लिए भारी धन की आवश्यकता होती है क्योंकि अब बजट जो है उस राज्य के लिए अलग से अलॉट होगा। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो जो बजट केवल आंध्र प्रदेश के लिए था उसके विकास के लिए वो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर अब इसमें और भी है कि छोटे राज्य बेहतर और तीव्र जो है वो गति से आगे बढ़ते हैं। तो क्या वाक़ई में ये एक सही है कि गलत है? देखिए कई बार क्या होता है कि कदम उठाना पड़ता है, उसको सही साबित करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आज हम लोग छोटे राज्य बनाते भी हैं, तो बनाने के बाद उनको सही जो है, सही रुख की तरफ हम लोग को उसको ठीक करना पड़ेगा, है ना? तो उत्तराखंड की बाढ़ ने प्रतिक्रिया देने में एक छोटे राज्य की अपर्याप्तता जो है वो दिखाया है। इसके परिणाम स्वरूप जातियों, धर्मों के आधिपत्य में जो है वो हो सकता है। ठीक है? तो बेसिकली उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड फ्लड्स शोड द इन एडुकेसी ऑफ स्मॉल स्टेट इन रेस्पॉन्डिंग। ठीक है? जैसे हम लोग धर कमीशन की बात करें तो धर कमीशन 1948 के अंदर गठित किया गया था। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये दिसंबर 1948 के अंदर समिति गठित की गई थी भाषा के आधार पर जो नए राज्य बनाए जाने थे। ठीक है? उन्होंने भी जो है छोटे राज्यों की रिकमेंडेशन दी। फिर फजल अली आयोग के अंदर कुल जो है वो 3 सदस्य थे, के एम पनिकर, फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू। तो इन्होंने भी जो है वो मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन मत करो। ठीक है? लेकिन इन्होंने छोटे राज्य के लिए जरूर बता दिया था कि हाँ ठीक होते हैं छोटे राज्य। फिर 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पारित किया गया, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो बेसिकली अब छोटे राज्य जो है वो क्या बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, दोनों जो है अपने अपने पक्ष के साथ में है। अब देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिटिकली अगर अपना
जो है वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं तो छोटे राज्य बनाने में बुराई नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन बस किसी चीज को बनाते हैं तो एक बेहतर कंट्रोल जो है वहां पर होना चाहिए। चलिए, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। लेक्चर की पीडीएफ और आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। ठीक है, तो नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत गजब के सेशन जो है वो सिद्धांत सर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।